गाइस 1976 में एक बुक आई थी जिसका नाम है द 12th प्लैनेट। इस बुक के लेखक जेकेरिया सिचन ने इस बुक में बहुत हैरानीजनक बातें लिखी थी। उन्होंने कहा है कि आज हम लोग एंशिएंट सुमेरियन, असीरियन, बैबिलोनियन, अकाडियन मिथोलॉजी या फिर जिन भी पुराने टेक्स्ट्स में भगवान या फिर देवी देवताओं के बारे में देखते या पढ़ते हैं, वो कोई अलौकिक शक्ति वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही हाईली एडवांस सभ्यता के कुछ ऐसे लोग थे जो धरती के संसाधनों के लालच में जहां पर आए थे। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले तो उन्होंने स्वार्थ के लिए हमारा विकास किया, लेकिन फिर हमें गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे या फिर इनडायरेक्टली हमारे जरिए अपना काम निकलवाने लगे। जेकेरिया सिचन ने आज से लाखों साल पुराने स्क्रिप्चर को एनालाइज करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि कुछ पौराणिक संस्कृतियों में सुमेरियन जैसी सभ्यता के लोग अपने देवताओं को अनुनाकी के नाम से पुकारा करते थे, जिसका मतलब है आसमान से आए लोग, जिन्होंने अपने संसाधनों के माध्यम से मानव विकास को बहुत बड़ा उछाल दिया था। लेकिन उन टेक्स्ट्स को सालों तक स्टडी करने के बाद जेकेरिया सिचन ने व्याख्या किया कि वो लोग कोई देवता नहीं थे, बल्कि वो सारे लोग निगिरू नाम के ऐसे ग्रह से आए थे जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अब गाइस सवाल ये था कि वो लोग जहाँ पर आए किस लिए थे, और उन लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसानों को डेवलप किया है। आज इस वीडियो में हम इन सारी बातों की जड़ तक जाने वाले हैं। फैक्ट वर्ल्ड हिंदी में आपका स्वागत है। गाइस अगर स्टार्टिंग से देखें तो इसकी शुरुआत साल 1849 में जब इराक के अंदर निनवा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित सबूतों को ढूंढने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसकी शुरुआत में तो उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर एक दिन उन्हें काफी बड़ा महल मिला, जिसके बाद लगभग 4 साल तक चलने वाली इस खोज में उन्होंने कई चीजों को खोज निकाला, और साथ ही उनके हाथ काफी सारी क्ले टैबलेट्स लगी, जिनमें प्राचीन सुमेरियन मान्यताओं के आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति और देवताओं के रोजमर्रा के जीवन के बारे में लिखा हुआ था। अब उनके समय के देवता या अनुनाकी मेसोपोटामिया के साम्राज्य में धरती पर ही रहा करते थे। कुल मिलाकर अकेले ईरान में खोजे गए 20 से 30 हजार टैबलेट्स में बहुत चौंकाने वाली बातें लिखी हुई थी, जिनमें से 7 टैबलेट्स में एन्यूमा एलिश के नाम के बैबिलोनियन कथा का एक ऐसा विस्तारित रूप था जो मनुष्य के जन्म को बयान कर रही थी। वैसे तो इस कहानी में अलग अलग धर्मों के अनुसार जब किसी युद्ध में देवता का खून नीचे धरती पर गिर गया था, तो उस खून की बूंद को मिट्टी में मिल जाने से इंसानों की संरचना हुई। लेकिन सिचन ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने अज्ञानता के छाये में असली कहानी को अपनी समझ के अनुसार लिख दिया ताकि इसे हर कोई समझ सके। व्याख्या के दौरान सबसे पहले ये पता चला कि पौराणिक भाषाओं में अनुनाकी का मतलब ऐसे लोग ऊपर से यानी आकाश से आए हैं, और ये शब्द ही उन देवताओं के ओरिजिन को काफी हद तक जस्टिफाई कर देता है। सिचन ने आगे जाकर अपनी स्टडी के बारे में बताया, आज हम जिन अनुनाकी को देवताओं की तरह ट्रीट किया करते हैं, प्राचीन सुमेरियन में उसको लेकर एक समूह की अलग ही राय थी जो हकीकत भी हो सकती है। उनका ऐसा मानना था कि अनुनाकी ही सबसे पहली पीढ़ी जो धरती पर आई थी। उनके आने के पीछे की वजह उनका होम प्लैनेट किसी कुदरती आपदाओं में जूझ रहा था, और उसको सॉल्व करने के लिए किसी खास धातु की खोज में हमारे ग्रह पर आए थे। अब पहले तो सिचन को भी नहीं पता चला कि जहां पर किस धातु की बात हो रही है, लेकिन जब पीले और बेशकीमती जैसे शब्द उस धातु के लिए इस्तेमाल किए गए, तो उनकी पूरी टीम समझ गई कि जहां पर सोने की बात हो रही है। आपने सोने के बारे में काफी बार पढ़ा और देखा होगा कि देवताओं के लिए सोने का कितना महत्व है, और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर देवताओं में भी सोने का बहुत महत्व है। क्या पता अनुनाकी सोने यानी गोल्ड को किसी एनर्जी सोर्स की तरह ट्रीट करते हो, और बाकी ग्रहों पर सोने की उपलब्धता आज तक एक रहस्य बनी हुई है। और इसी वजह के कारण यह एक वैलिड रीजन था कि वो आखिर हमारे ही ग्रह पर क्यों आए थे। अब सोना भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे धरती की ऊपरी परत को कुरेद कर निकाल लिया जाए, जिस वजह से अनुनाकियों ने अपने डीएनए को होमोसेपियन के साथ मिक्स करके एक ऐसे परफेक्ट जीव की संरचना करने की कोशिश की जिसकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक बल कम से कम इतना हो जो सोना निकालने के उनके काम को अंजाम दे सके। और कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो सफल हुए तो कुछ इस तरह से धरती पर पहले इंसान अस्तित्व में आए थे। अब अगर आप इस कहानी को वो एन्यूमा एलिश से कंपेयर करेंगे जिसे हमें पढ़ाया जाता है, तो इसमें काफी सारी समानताएं देखने को मिलेगी, जिससे हमें इस चीज का एहसास होता है कि हमारे पूर्वज जेनेटिक इंजीनियर जैसे कॉन्सेप्ट को ना समझ पाने की वजह से इस कहानी को आसान बना दिया करते थे। अब जब साइंटिस्ट ने इस सबसे पुराने अवशेषों के आधार पर और क्ले टैबलेट्स पर लिखी जानकारियों के हिसाब से जब अंदाजा लगाया कि विश्व के सबसे पहले अनुनाकी आज से करीब 4.5 लाख साल पहले आए थे, और हैरानीजनक बात यह है कि होमोसेपियन जैसी समझदार प्रजातियां भी उसी दौरान एग्जिस्टेंस में आई थी,
और यहीं से शुरू होता है अनुनाकी कनेक्शन। आप जब प्राचीन बेबीलोन के आर्किटेक्चर को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आर्ट में हमेशा उनके देवताओं को किसी सम्राट की तरह दिखाया गया है, और कई बार उनके आसपास मौजूद प्रजा या इंसान मजदूर की तरह काम करते हुए भी दिखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि देवताओं ने इंसानों पर कोई ज्यादा परोपकार नहीं किए थे, बल्कि उनके हर काम के पीछे उनका अपना स्वार्थ भी सम्मिलित था। गाइस, अभी कुछ समय पहले ईरान में खुदाई की गई थी तो उसमें भी कुछ क्ले टैबलेट्स मिली थी, जो प्राचीन बेबीलोन भाषा में लिखी गई थी। उसमें 140 अनुनाकी राजाओं का जिक्र किया गया था जिन्होंने उस वक्त की धरती की प्रजा पर राज किया करते थे। लेकिन 121 ईसा पूर्व में लिखे गए टैबलेट्स में हैरान करने वाली बात यह थी कि उन 140 राजाओं ने तकरीबन 4,20,000 साल तक हम पर हुकूमत की थी। जहां तक कि एक ऐसे राजा भी थे जिनकी मौत के समय उनकी उम्र लगभग 36,000 साल के आसपास थी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा जीने वाले लोग आखिर इंसान कैसे हो सकते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स में देखा गया तो ऐसे काफी सारे फॉसिल्स एक बहुत ही इग्नोर्ड जगह से बरामद किए गए थे, जिन्हें देखकर इंसानों का डीएनए तो मिल रहा था, लेकिन कंकाल की हालत उनकी उम्र के 500 वर्ष से अधिक होने का सबूत दे रही थी। अगर हम फैक्ट से हटकर कंक्लूजन पर नजर डालें तो आज हम लोग पुराने समय से लेकर अभी तक के बंदरों के एवरेज लाइफ स्पैन को निकाल गए तो हमें ये साफ साफ पता चलेगा कि बंदर हमेशा से ज्यादा औसतन 40 से 45 साल तक ही जीते आए हैं। जबकि वही सो कॉल्ड अनुनाकी के अराइवल पीरियड के बाद जब हम इंसानों की बौद्धिक क्षमता बढ़ी और हमारी ब्रांचेस अलग हुई तो हमारे एवरेज लाइफ स्पैन में सडन ग्रोथ देखने को मिला। अब सिच्चन के तथ्य जहां प्रूव करते हैं कि अनुनाकियों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमें एक संपूर्ण और बौद्धिक जीव बनाया, तो वही कुछ मिथोलॉजिकली कहानियां और क्ले टैबलेट्स में से लिखित तथ्यों के अलावा कुछ फॉसिल्स के डीएनए ये भी साबित कर रहे थे कि हमारे पूर्वज के डीएनए में किसी और स्पीशीज का डीएनए भी शामिल था, जो हमें लेकर आता है दूसरे चरण पर। अब अगर आप ग्रीक या नॉर्स मिथोलॉजी जैसे कुछ मिथोलॉजीज में देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारी धरती पर देवताओं ने जहाँ के मनुष्य या फिर सीधा कहें कि धरती की औरतों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, जिनसे उनकी संतानें पैदा हुई थी। और उनकी कहानियों में आपको ये भी पता चलेगा कि ईश्वर और मनुष्य की संतानों ने न सिर्फ मानव विकास में बड़ा योगदान दिया बल्कि उनका जीवन काल भी साधारण मनुष्यों से काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब अगर हम इस वीडियो को सबूतों से हटाकर पूरी क्रोनोलॉजी के साथ शॉर्ट में बताएं तो ये कहानी कुछ इस तरह होगी कि आज से तकरीबन 4.5 लाख साल पहले हमारे सौरमंडल में कहीं पर मौजूद निगेरू ग्रह पर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही थी, तो उससे बचने के लिए वहां के लोगों ने एक ऐसे रिसोर्सेस को खोज निकाला जो सिर्फ और सिर्फ हमारी धरती पर मौजूद था। जब किसी यान से उस ग्रह के लोग धरती पर उतरे तो उन्होंने न सिर्फ होमोसेपियन के साथ अपने डीएनए को मिक्स करके एक नई प्रजाति को बनाया, बल्कि उन्होंने अपने डीएनए के इंटरफेरेंस से इस प्रजाति को बौद्धिक और शारीरिक बल की क्षमता को भी बढ़ाया, और उस प्रजाति को आज हम लोग इंसानों के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि वो लोग ऊपर से आए थे इसीलिए हमारे पूर्वज उन्हें अनुनाकी के नाम से बुलाने लगे। उनकी टेक्नोलॉजी के आगे हम लोग कहीं नहीं टिकते थे, तो इसीलिए उन्होंने इसका फायदा उठाकर हमारे पूर्वजों पर सालों तक राज किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इंसानी महिलाओं के साथ अपनी संतानों को भी धरती पर जन्म दिया, जिनकी वजह से उस वक्त के इंसानों का जीवन काल भी इंटेलिजेंट डीएनए की इंटरफेरेंस से एक्सपैंड होने लगा। बल्कि बाकी बंदरों में एवोल्यूशन का ऐसा कोई भी स्टेज देखने को नहीं मिलता। क्ले टैबलेट्स में मिले सबूत हमें इस बात से भले ही हैरान करते हो कि अनुनाकी 36,000 सालों तक जीते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके ग्रह पर इतनी लंबी जिंदगी एक बहुत आम सी बात हो। उन्होंने 4.5 लाख साल तक हम पर राज करते हुए हमारे रिसोर्सेस को अपने ग्रह पर ले जाते रहे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने पूरे विश्व में जल प्रलय ला दिया, जिसकी अलग अलग कहानियां ना हमें हर एक मिथोलॉजी में देखने को मिलती है बल्कि उसके सबूत भी आर्कियोलॉजिस्ट कई बार इस दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। क्या पता जल प्रलय लाने से वो अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तक वो जानकारी पहुंचाना है जिसके बारे में लोग इतना बात नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।